गुड इवनिंग। आज हम लोग जो चैप्टर हम लोगों ने कंजंक्शन का पढ़ा था उससे रिलेटेड आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हालांकि अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखा है। इस सारे क्वेश्चंस को करने के बाद इसके बाद और भी हम लोग कुछ एरर्स वगैरह के क्वेश्चंस करेंगे। अभी हमने फीडर से रिलेटेड क्वेश्चंस लिख रखा है कंजंक्शन को लेकर। कंजंक्शन का चैप्टर इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है, तो उसमें जो सारी बातें हमने सुनी है उसी के आधार पे मैंने यहाँ पर 5 सेंटेंसेस लिखा है, जिसमें मैंने ऑप्शन दे रखा है और आपको इस ऑप्शन के थ्रू क्या करना है, उस ब्लैंक को क्या करना है, फिल करना है। अब देखिए पहला सेंटेंस जो मैंने लिखा है यहाँ पर, आई डिडंट फील वेल, आई लेफ्ट द मैरिज सेरेमनी अर्ली। मुझे अच्छा नहीं लगा, यानी मैं फील अच्छा नहीं किया, जिसकी वजह से मैंने क्या किया, मैरिज सेरेमनी को जल्दी ही छोड़ दिया, वहां से मैं वापस चला आया। अब आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है कंजंक्शन का, बट दिया हुआ है, टिल दिया हुआ है, सो दिया हुआ है, बिकॉज दिया हुआ है। अब हमें ये देखना है कि इन चारों कंजंक्शन में से कौन सा कंजंक्शन यहां फिल किया जाएगा। तो इन वर्ड्स को समझते हैं। जैसा कि बट के बारे में आपने सुना होगा, मैंने क्लास में भी कहा है कि बट जो हम यूज करते हैं वो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को बताने के लिए, यानी ऐसे दो स्टेटमेंट जहां पर क्या हो, कंट्राडिक्शन हो, उस स्टेटमेंट को बताने के लिए हम क्या करते हैं, बट का प्रयोग करते हैं। जबकि यहां पर सेंटेंस हम क्या देख रहे हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने क्या किया, मैरिज सेरेमनी को छोड़ दिया, वहां से मैं चला आया। तो यहां पर कोई कंट्राडिक्शन वाली बात तो दिख नहीं रही, लिहाजा यहां पर बट का यूज नहीं करेंगे। अब अगला वर्ड आपने देखे लिख रखा है टिल, और हमें पता है कि टिल और अनटिल जो हम एज अ कंजंक्शन यूज करते हैं वो किसकी बात करता है, टाइम की बात करता है। लिहाजा यहां पर टिल भी यूज नहीं किया जाएगा, चूंकि हम टाइम की बात कर नहीं रहे। तीसरा यहां पर आपने लिखा है सो, और ये सो वर्ड जो हम यूज करते हैं ये दरअसल उस सेंटेंस में यूज करते हैं जहां पर हमें कहीं किसी भी चीज के लिए डिसीजन लेना होता है, कोई फैसला करना होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, सो का यूज करते हैं। और इस सेंटेंस में आप ये देख रहे होंगे कि यहां पर एक डिसीजन लेने की बात हो रही है कि मुझे अच्छा नहीं लगा, इसी वजह से मैंने ये फैसला किया कि मैरिज सेरेमनी को मैं क्या कर दूं, लीव कर दूं, छोड़ दूं। लिहाजा यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सो होगा। जब यहां पर आप सो फिल करेंगे तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और हम बिकॉज के बारे में भी जानते हैं, यहां पर आंसर तो हमारा सो होगा, लेकिन बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि बिकॉज हम किसके लिए यूज करते हैं। बिकॉज दरअसल हम यूज करते हैं कॉज के लिए, कारण को बताने के लिए। ठीक है, मेरा मानना है कि शायद आप इन सारे वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन समझ गए होंगे। और यहां पर जो मैं सो फिल कर रहा हूं वो किस लिए, इसलिए मैं फिल कर रहा हूं कि यहां पर एक सेंटेंस के बाद दूसरे सेंटेंस में कहीं ना कहीं उस, है ना, अवस्था के क्रिएट होने की वजह से एक डिसीजन लेने की बात हो रही है, एक फैसला लेने की बात हो रही है। लिहाजा हम क्या यूज करेंगे, सो यूज करेंगे। अगला जो सेंटेंस देखिए, आपने जो अगला क्वेश्चन लिख रखा है कंजंक्शन से रिलेटेड, वो ये लिख रखा है कि माई क्लास वॉज कैंसल्ड, मेरी क्लास क्या हो गई, कैंसिल हो गई। वी डिसाइडेड टू गो टू द जू, तो हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग क्या करें, जू चले जाएं, यानी जू जाने का, चिड़ियाघर जाने का हमने क्या किया, फैसला किया। अब यहां पर ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन आपने एंड लिख रखा है, और हमें पता है कि एंड जो हम यूज करते हैं ये दरअसल कोरिलेटिव कंजंक्शन है, यानी दो सेम, है ना, बिना कंट्राडिक्शन वाले स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एंड यूज करते हैं। लेकिन यहां पर सेम की तो बात नहीं हो रही है, बल्कि एक तरफ कहा जा रहा है कि मेरी क्लास क्या हो गई, कैंसिल हो गई, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि हम लोगों ने जो है क्या किया, फैसला किया, कहां के लिए, जू जाने के लिए। यानी कहीं ना कहीं दूसरा सेंटेंस जो हमें दिख रहा है वो रिजल्ट की बात कर रहा है, लिहाजा एंड तो हम रिजल्ट के लिए यूज नहीं करते। दूसरा ऑप्शन बिकॉज दिया है, बी ऑप्शन, और बिकॉज के बारे में आपने सुना कि ये रीजन या कॉज की बात करता है, तो बिकॉज भी हम यूज नहीं कर सकते। यहां पर भी हमारा जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन होगा, देयरफॉर। चूंकि देयरफॉर किसकी बात करता है, रिजल्ट की बात करता है, यानी चूंकि मेरी क्लास क्या हो गई, कैंसिल हो गई, इसलिए हम लोगों ने जू जाने का, चिड़ियाघर जाने का क्या किया, फैसला किया। और यहां पर देखिए बट आपने लिख रखा है, बट के बारे में अभी आपने सुना कि बट जो है वो किसकी बात करता है, कंट्राडिक्शन की बात करता है। जैसे आप इस तरह से कहें, ही इज रिच बट ही इज माइजर, वो अमीर तो है परंतु वो क्या है, कंजूस है। बात समझ रहे हैं, तो बट कंट्राडिक्शन की बात करता है, बट का कोई मतलब नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आपने लिखा है, ही हार्डली
केम आउट द ग्राउंड, यानी जैसे ही वो ग्राउंड से बाहर आया, इट स्टार्टेड रेनिंग, तो बारिश क्या हो गई, शुरू हो गई। अब यहां पर कंजंक्शन हमें क्या करना है, फिल करना है। यहां पर जो ऑप्शन दे रखा है हमने ए में व्हेन लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है, देन लिखा है, उसके बाद हमने क्या लिखा है, देन लिखा है, उसके बाद हमने क्या लिखा है, विद लिख रखा है। एक एक करके इन सारे कंजंक्शन को जानते हैं। देखिए पहला जो आपने लिखा है वो व्हेन है, और हमें पता है हमने जब सेशन करवाया था कंजंक्शन का, सारे क्लासेस आपने अगर देखे होंगे तो वहां पर मैंने व्हेन और व्हाइल के बीच बात करा था, इसके डिफरेंस को लेकर मैंने बात किया था, और मैंने ये बताया था कि व्हेन और व्हाइल दोनों किसकी बात करता है, टाइम की बात करता है। बस दोनों में डिफरेंस ये है कि व्हेन हम ऐसे दो टाइम के लिए यूज करते हैं जहां पर एक काम पूरी तरह से किसी समय पे समाप्त हो जाए और उसके बाद दूसरा काम हो, तो वहां पर टाइम के लिए हम क्या करते हैं, व्हेन यूज करते हैं। और व्हाइल हम तब यूज करते हैं जब हम साइमल्टेनियस एक्शन की बात कर रहे होते हैं। तो अब यहां पर देखिए कि यहां पर कहा क्या जा रहा है कि जैसे ही है ना वो ग्राउंड से बाहर आया तो बारिश शुरू हो गई। तो हमें ये पता होना चाहिए, हमने जो पढ़ा था कंजंक्शन में वो ये कि हार्डली का पेयर क्या होता है, आपको याद होगा मैंने बताया था हार्डली स्कैर्सली का पेयर क्या होता है, क्या होता है, या तो व्हेन होता है या तो बिफोर होता है। और नो सूनर भी मैंने बताया था, नो सूनर का पेयर क्या होता है, देन होता है। तो सिंपल सी बात है, जब कभी भी आपको हार्डली दिख जाए लिखा हुआ कहीं पे क्वेश्चन में, या स्कैर्सली लिखा हुआ दिख जाए, तो उसका पेयर हमेशा क्या होगा, या तो व्हेन होगा या तो बिफोर होगा। और बाकी के जो कंजंक्शन है उसकी यहां पर कोई जरूरत है ही नहीं। तो ये सारे वर्ड्स हमारे क्या है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहां पर पेयर के रूप में इनकरेक्ट हो जाएगा। भाई दैन जो हम यूज करते हैं, दैन भी कहीं ना कहीं पेयर बनकर आता है, लेकिन किसका पेयर बनकर आता है, नो सूनर का पेयर बनकर आता है। और हार्डली स्कैर्सली जब हम लिखेंगे तो उसका पेयर क्या हो जाएगा, व्हेन हो जाएगा। नो सूनर अगर लिख रहे होंगे तो उसका पेयर क्या होगा, देन होगा। और दोनों का मीनिंग क्या होता है, एक जैसा, यानी जैसे ही वैसे ही इस मीनिंग के लिए हम यूज करते हैं। बाकी देन जो हमारा है ये कंजंक्शन की तरह यूज ही नहीं होता, ये किस तरह से यूज होता है, एडवर्ब की तरह यूज होता है। और विद जो है हम कंजंक्शन और प्रपोजिशन दोनों की तरह यूज करते हैं, लेकिन यहां पर इसकी कोई जरूरत नहीं है ना भाई। हमें पता है कि विद को जब हम प्रपोजिशन के रूप में यूज करें या कंजंक्शन के रूप में यूज करें, दोनों अवस्था में, दोनों कंडीशन में ये कहीं ना कहीं किसकी बात करता है, रिलेशन की बात करता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आपने लिख रखा है, शी कुक्ड हर लंच लिसनिंग टू म्यूजिक, यानी उसने अपना लंच बनाया किस समय, म्यूजिक सुनते समय। म्यूजिक सुनते हुए उसने अपना क्या किया, लंच तैयार किया। अब यहां पर क्वेश्चन में ऑप्शन जो दिए जा रहे हैं आपको, देन लिखा हुआ है, व्हेन लिखा हुआ है, व्हाइल लिखा हुआ है, सो लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए देन के बारे में अभी आपने सुना कि देन जो पेयर होता है वो किसका होता है, नो सूनर का पेयर होता है। तो यहां पर नो सूनर तो है नहीं, तो यहां पर इसकी कोई जरूरत नहीं। यहां पर दरअसल किसकी बात हो रही है, सेंटेंस में टाइम की बात हो रही है कि म्यूजिक सुनते समय उसने क्या किया, अपना लंच तैयार किया। अब टाइम के लिए अभी भी मैं कह रहा था कि टाइम के लिए व्हेन भी होता है और टाइम के लिए व्हाइल भी होता है, ठीक है। यानी पता ये चल रहा है सेंटेंस के अकॉर्डिंग कि इन व्हेन और व्हाइल दोनों में से कोई एक कंजंक्शन होगा, और आपको पता होना चाहिए इसके बीच डिफरेंस हमने बता रखा है कि जब हम साइमल्टेनियस एक्शन की बात कर रहे होंगे तो साइमल्टेनियस एक्शन के लिए क्या यूज करेंगे, व्हाइल यूज करेंगे। और यहां पर जो कार्य हो रहे हैं ये दोनों कार्य क्या है, साइमल्टेनियस हैं, दोनों एक साथ हो रहे हैं कि उसने लंच बनाया और लंच बनाते समय, लंच तैयार करते समय ही वो क्या कर रही थी, म्यूजिक सुन रही थी। लिहाजा यहां पर जो सही ऑप्शन हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, व्हाइल हो जाएगा। जब आप व्हाइल यूज करेंगे तो सही होगा, अगर आपने यहां पर व्हेन यूज किया तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। और सो के बारे में तो हमने ऊपर अभी सुना ही था कि सो जो हमारा आता है वो कहीं ना कहीं किसकी बात करता है, डिसीजन की बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आपने लिख रखा है, ही वोर अ स्वेटर ही शुड कैच अ कोल्ड। उसने स्वेटर पहन लिया, क्यों पहना भाई, ताकि सर्दी उसे ना लगे, ठंड उसे ना लगे, सर्दी का मौसम चल भी रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो ऑप्शन लिख रखा है आपने क्या लिख रखा है, however, उसके बाद दूसरा क्या लिख रखा है, लेस्ट, फिर उसके बाद आपने क्या लिखा है, so, और फिर आपने क्या लिखा है, for, ठीक है। सॉरी मार्कर गिर गया था जरा, ठीक है। अब देखिए यहां पर चार ऑप्शन लिखा है आपने, however, lest,
सो और फॉर, ठीक है। अब देखिए हाउएवर कहीं ना कहीं रीजन वगैरह की बात करता है, सो अभी आपने सुना डिसीजन के लिए, फॉर कहीं ना कहीं किसकी बात करता है, पर्पस की बात करता है। और हमने बताया ये था कि जहां पर है ना क्लॉज में शुड आ रहा हो तो आपको समझना चाहिए कि वो क्लॉज जो जुड़ रहा होगा, वो सेंटेंस जुड़ रहा होगा, किससे जुड़ रहा होगा, लेस्ट से जुड़ रहा होगा। मैंने लेस्ट को लेकर बताया था कि जहां पर भी लेस्ट आ रहा होगा तो लेस्ट के साथ जो अगला क्लॉज होगा, अगला सेंटेंस होगा, वो किसके साथ होगा, शुड के साथ होगा। लिहाजा आपको समझना चाहिए कि यहां पर ऑप्शन क्या फिल किया जाएगा, शुड। और हमारा सेंटेंस इस तरह से होगा कि ही वोर अ स्वेटर, उसने स्वेटर पहन लिया, लेस्ट ही शुड कैच अ कोल्ड, कहीं उसे सर्दी ना लग जाए, कहीं उसे ठंड ना लग जाए, ठीक है। इतनी बात शायद समझ में आ रही होगी। तो अभी हम लोगों ने ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस को देखा, जहां पर हम लोगों ने कंजंक्शंस को जो है ना ब्लैंक में फिल किया था, जिसमें ऑप्शंस दिए हुए थे। अब हम लोग कुछ सेंटेंसेस जो है ना एरर्स के फॉर्म में देख रहे हैं कि एरर्स में भी कंजंक्शंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मैंने कुछ सेंटेंस लिख रखा है और इसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और आप भी अपने स्तर से ट्राई करें। देखिए जैसा कि मैंने छठा सेंटेंस यहां पर लिख रखा था, इससे पहले लिख रखा है यहां पर इससे पहले हम लोगों ने अभी 5 सेंटेंसेस किए थे जो ब्लैंक्स के फॉर्म में किया था। अब हम लोग 6th सेंटेंस करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने लिख रखा है आई शैल वेट फॉर हिम अंटिल ही डजंट कम, यानी मैं उसका इंतजार करूंगा जब तक वो आ नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखिए अंटिल अनलेस को मैंने बताया था, जिसमें हम लोगों ने ये सुना था कि भाई अंटिल अनलेस जो है ये कंडीशनल क्लॉज है। पहली बात तो ये अंटिल अनलेस वाला क्लॉज कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं लिखा जाता। तो देखिए यहां पर जो मैंने अंटिल वाला क्लॉज लिखा है वो किस में लिखा है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में, यानी ये क्लॉज बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी जो हमारा एरर वाला पार्ट है वो यही सी वाला पार्ट है, वो इस वजह से कि हमें पता होना चाहिए, और हमने बताया भी था कि अंटिल और अनलेस दरअसल क्या है, नेगेटिव कंजंक्शन है। लिहाजा अंटिल वाले क्लॉज को कभी भी नेगेटिव नहीं किया जाएगा। और इस सेंटेंस में आप क्या देख रहे हैं कि अंटिल के बाद मैंने क्या लिख रखा है, ही डजंट कम, यानी यहां से नॉट को जब आप रिमूव करेंगे तब ये सेंटेंस आपका क्या होगा, ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। तो दो बातें याद रखनी है, एक तो ये कि अंटिल अनलेस वाला क्लॉज जो है कभी फ्यूचर टेंस में नहीं होगा, पहली बात, जो कि यहां पर फ्यूचर में नहीं है, क्योंकि ये कंडीशनल क्लॉज है। हाँ, जो रिजल्ट वाला सेंटेंस जो कंडीशन वाला सेंटेंस हमारा होगा वो तो फ्यूचर में नहीं होगा, लेकिन जो रिजल्ट होगा वो हमेशा किसमें होगा, फ्यूचर में। जैसा कि यहां पर मेन क्लॉज जो आपका लिखा है आई शैल वेट फॉर हिम, ये क्या है, रिजल्ट वाला सेंटेंस है इस कंडीशन का। तो कंडीशन वाला क्लॉज तो कभी भी फ्यूचर में नहीं होगा, लेकिन जो रिजल्ट वाला क्लॉज है वो हमेशा किसमें होगा, फ्यूचर टेंस में होगा, जैसा कि मैंने यहां पे लिख रखा है। तो यहां पर गलती ये है कि भाई फ्यूचर में तो नहीं लिखा हुआ है, अगर फ्यूचर में लिखा होता तो वो भी गलत होता, लेकिन यहां पर हमने इस क्लॉज को क्या किया है, नेगेटिव कर लिया है, इस वजह से सेंटेंस हमारे वहां पे क्या है, एरर है। तो यहां से नॉट को जब आप रिमूव कर दोगे तो सेंटेंस ग्रामेटिकली क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखिए आपने लिख रखा है इफ से, और इफ यानी कंडीशन को हम लोगों ने पढ़ा था, इफ वाले कंडीशन को, कि इफ को हम किस किस तरह से सेंटेंस में यूज करते हैं। तो मैंने यहां पे लिख रखा है इफ ही स्टडीड हार्ड he will get the job, ठीक है, अगर वो मेहनत से पढ़ता तो उसे जॉब मिल जाती, ठीक है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। लेकिन आपको जब मैंने इफ बताया था तो वहां पर मैंने ये बताया था कि इफ से जब कंडीशन लिखा जाता है तो उसके कंडीशन और रिजल्ट के बीच टेंस के कैटेगरी का कॉम्बिनेशन पाया जाना चाहिए। यानी अगर कंडीशन पास्ट में है तो रिजल्ट तो हमारा फ्यूचर में होता ही होता है, लेकिन वो फ्यूचर जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें, पास्ट में। और यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि मैंने क्या लिखा है, इफ ही स्टडीड, यानी हमने पास्ट इंडेफिनिट लिखा है, तो जाहिर सी बात है रिजल्ट जो हमारा होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट में तो होगा, लेकिन वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें, पास्ट में। और इधर मैंने सिंपली फ्यूचर इंडेफिनिट लिख रखा है, और यही हमारा जो सी पार्ट है वो हमारा क्या माना जाएगा, एरर माना जाएगा। यानी इस विल को जब आप वुड करेंगे तब जाकर क्या होगा, टेंस के कैटेगरी के बीच कॉम्बिनेशन आएगा और फिर सेंटेंस हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब कभी भी इफ से सेंटेंस लिखा जाए तो जिस कंडीशन, जिस कैटेगरी में
इफ वाला क्लॉज होगा, यानी टेंस की जिस कैटेगरी में, उसी कैटेगरी में हम क्या करते हैं, रिजल्ट को भी लिखते हैं। अगर इफ हमारा कंडीशन पास्ट के कैटेगरी में है तो रिजल्ट हमारा फ्यूचर में जरूर होता है, लेकिन उसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें, पास्ट में। यानी वहां पर विल का हम क्या कर देंगे, वुड कर देंगे, शैल का क्या कर देंगे, शुड कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर विल का वुड अगर आप कर दोगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, अगला सेंटेंस भी आपने इफ से ही लिख रखा है, और यहां पर देखिए आपने इफ को किसमें लिखा है, प्रेजेंट में लिखा है। अभी आपने क्या सुना कि जब हम कंडीशन को इफ से लिख रहे होते हैं तो कंडीशन और रिजल्ट के बीच कैटेगरी का कॉम्बिनेशन पाया जाना जरूरी है। अब यहां पर कंडीशन आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख रहे हैं, भाई इसको आप इंडेफिनिट कह सकते हैं, बिल्कुल। और यहां पर आप देखिए रिजल्ट जो है आप कैसे लिख रहे हो, वुड से लिख रहे हो। तो जब आपने वुड कर दिया तो रिजल्ट किस में जा रहा है, पास्ट में जा रहा है ना। तो यहां पर हमारे बी वाले पार्ट में एरर है, यानी वुड का हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर विल हो जाएगा। जब वुड को आप विल लिखोगे तब जाकर सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी भी इफ से सेंटेंस लिखा जाए तो कंडीशन और रिजल्ट के बीच टेंस के कैटेगरी का कॉम्बिनेशन देखना जरूरी है। यानी रिजल्ट इफ के साथ वुड में तब होगा जब इधर कंडीशन किसमें होगा, पास्ट में होगा। अगर कंडीशन प्रेजेंट में है तो इधर सिंपली हम क्या करेंगे, विल के साथ लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आपने लिख रखा है 2 months have passed since I settled in Delhi। यानी 2 महीने बीत गए जब से मैं दिल्ली में क्या हुआ, सेटल हुआ, ये मैं कहना चाह रहा हूं। अब सिंस के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि सिंस जो है ऐसा कंजंक्शन है कि जहां पर सिंस वाला जो क्लॉज होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है, लेकिन सिंस के साथ जो मेन क्लॉज होगा, जो कि यहां पर आप देख रहे हैं 2 months passed, ये हमारा क्या है, मेन क्लॉज है। तो मेन क्लॉज हमेशा सिंस के साथ किस में लिखा जाता है, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है। ये जब मैंने कंजंक्शन का चैप्टर करवाया था तो वहां पे मैंने ये बात बताई थी, आपको शायद याद भी होगा जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। तो यहां पर जो हमारा एरर होगा वो किसमें होगा, ए वाले पार्ट में एरर होगा कि यहां पर आप क्या करेंगे, इसको जब प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे, जब आप यूं लिखेंगे 2 months have passed since I settled in Delhi, तब जाकर सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी यहां पर आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, have ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं। अगला सेंटेंस आपने लिखा है नाइदर रोहन नॉर महेश वर सेलेक्टेड फॉर दिस कंपनी। अब इसमें एरर हमें बताना है कि ना तो है ना रोहन को और ना ही महेश को इस कंपनी के लिए सेलेक्ट किया गया। अब देखिए यहां पर क्या है इस सेंटेंस में कि हम सभी लोगों को पता है कि नाइदर का पेयर क्या होता है, नॉर होता है। अब देखिए यहां पर पेयर की कोई गलती नहीं, जबकि मैं कंजंक्शन जब करवा रहा था, जहां पर मैंने पेयर वाले कंजंक्शंस के बारे में बात की थी, तो वहां पर मैंने ये कहा था कि नाइदर नॉर ये ऐसा पेयर है कि जब भी आएगा ये सेम पार्ट ऑफ स्पीच के साथ आएगा। तो यहां पर देखिए मैंने नाउन के साथ लिख रखा है, तो यहां पर नाउन की कोई गलती नहीं है, उसके पेयर की भी कोई गलती नहीं है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर एरर जो है वो बी वाले पार्ट में एरर है। वो इसलिए कि याद रखिएगा जब कभी भी आइदर और या नाइदर नॉर से 2 नाउन्स को कनेक्ट करके एज अ सब्जेक्ट लिखा गया हो, तो हमारा जो सब्जेक्ट कंसीडर होता है, जो वर्ब हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द लास्ट वन, यानी जो वर्ब से जो नियरेस्ट होगा उसी को हम क्या मानेंगे, सब्जेक्ट मानेंगे। और यहां पर वर्ब से नियरेस्ट कौन है, महेश है, यानी ये सिंगुलर नाउन है, लिहाजा यहां पर वर्ब क्या होना चाहिए, वॉज होना चाहिए। जब आप वॉज लिखोगे तब जाकर ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला जो सेंटेंस आपने लिख रखा है I have never been to London nor been in London। भाई आपने कभी पढ़ा होगा been to हम एज अ फ्रेज यूज करते हैं जिसका मतलब होता है जाना, और been in भी हम एज अ फ्रेज यूज करते हैं जिसका मतलब होता है रहना। ठीक है, तो I have never been to London क्या मतलब मैं कभी लंदन नहीं गया हूं, nor been in London ना ही लंदन में रहा हूं। अब यहां पर इस सेंटेंस में आपको क्या दिख रहा होगा, पढ़कर बिल्कुल सेंटेंस सही लग रहा होगा, लेकिन मेरे भाई इस सेंटेंस में भी एरर है, और वो एरर किस पार्ट में है, बी वाले पार्ट में यहां पर एरर है। ये हमारा ए वाला पार्ट है, ये हमारा बी वाला पार्ट है, बी वाले पार्ट में एरर है। और बी वाले पार्ट में एरर क्या है, हमने बताया था जब कंजंक्शन पेयर वाले कंजंक्शन को डिस्कस किया था, तो वहां पर मैंने बताया था कि जब कभी भी नेवर से 2 वर्ब्स को हम कनेक्ट कर रहे होंगे तो उसका पेयर क्या होगा, नॉर नहीं होता, बल्कि उसका पेयर क्या होता है,
और होता है। जब यहाँ पर और लिखेंगे तब जाकर सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये बात है ना कि नेवर के साथ क्या होता है, और होता है ना। नाइदर के साथ क्या होता है, नॉर होता है। लेकिन चूंकि नाइदर नॉर है ना का जो मीनिंग होता है वही मीनिंग कहीं ना कहीं नेवर का और के साथ भी होता है, या नॉट का और के साथ भी होता है। मैंने ये बताया भी था कि नॉट से जब भी हम दो वर्ब को जोड़ेंगे तो नॉट के साथ भी क्या होगा, और होगा। नेवर के साथ भी क्या होगा, और होगा। ठीक है, तो शायद मेरा मानना है कि मैंने कुछ सेंटेंसेस करवाए आपके सामने, तो शायद मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, और मैं इस चीज को और बढ़ाऊंगा और ज्यादा क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू आज के सेशन के लिए, बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में।